Hello students, today I am going to start a new topic, determinants. First of all, I will tell you about the fundamental of this determinant. तो स्टूडेंट्स देखें, आपने सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं। तो सिस्टम दो टाइप के होंगे। पहला टाइप है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम और सेकंड है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए कंसिस्टेंट सिस्टम बताने जा रहा हूँ। ये कंसिस्टेंट सिस्टम भी आपके लिए दो तरीके का देखने के लिए मिलेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट सिस्टम में आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट, कंसिस्टेंट सिस्टम देखें, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has one solution, तो स्टूडेंट्स वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम में कब होगा, इसके लिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि अगर दो लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है। जैसे आपके लिए एक लाइन दी हुई है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स अगर वन सॉल्यूशन दे रही हैं तो इट मीन्स ये लाइंस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया है स्टूडेंट्स मैंने। इस लाइन को मैं एक रफ स्केच कर दे रहा हूँ। ये ड्रॉ किया गया। सपोज कर लीजिएगा ये लाइन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है और ये जो लाइन है वो मैंने ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो स्टूडेंट्स ये लाइन अगर वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कहा जाएगा कि ये जो दोनों लाइन हैं वो वन सॉल्यूशन रख रही हैं या यूनिक सॉल्यूशन रख रही हैं। क्या बोला जा सकता है इसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन रख रही हैं। ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स दूसरा केस इसी में ही क्या देखने के लिए मिल सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, if the system of equations has more solutions सिस्टम रख रहा है, मोर सॉल्यूशंस। तो यहाँ स्टूडेंट्स
लाइंस गिवन है, सपोज लाइंस किस फॉर्म की होंगी, लाइंस इसी तरीके की होंगी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस फॉर्म की होंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सपोज कीजिएगा मैंने इस लाइन के लिए, जैसे मैं इसके लिए सेकेंड लाइन के लिए मैं पिंक कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर मैं इस लाइन के लिए ड्रॉ करूँ और मैंने ये ड्रॉ किया और ये लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब स्टूडेंट्स मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही इस लाइन के लिए ड्रॉ करूं, तो इस लाइन को मैंने पिंक कलर के बॉक्स में दिखाया, तो मैं पिंक कलर से के इसके पेन से दिखा दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, ये देखिए ओवरलैप करती हुई जा रही है, ये ओवरलैप कर रही है। तो स्टूडेंट्स पिंक कलर से शो की गई लाइन जो है वो मेरे पास है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वाले केस में लाइन ने 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो 1 सलूशन था, इसी को ही यूनिक सलूशन बोला जा सकता था। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ जो आपका केस बन रहा है कि लाइंस जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो इनफाइनाइटली मैनी सलूशंस, ये भी पॉइंट सलूशन है, ये भी पॉइंट सलूशन है, ये भी पॉइंट सलूशन है, हर पॉइंट क्या है एक सलूशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मैनी सलूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सलूशंस हैं इस केस में। तो इनफाइनाइटली मैनी सलूशंस होंगे स्टूडेंट्स, तो वो लाइंस क्या होंगी ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को जब ये ओवरलैप करेंगी तो मैं दिखाता हूँ कि a1 अपॉन a2 x का कोफिशिएंट दोनों लाइंस के लिए का रेशियो, y का कोफिशिएंट दोनों लाइंस के लिए, और ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो क्या होगा सेम होता है, ये कंडीशन होती है। अगर ऐसा देखने के लिए मिल जाए तो वो लाइंस क्या होंगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रखेंगी। इफ दिस लाइंस have infinitely many solution, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और यहाँ स्टूडेंट्स देखें इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये स्टूडेंट्स अगर रेशियोज में देखने के लिए मिलता है लाइन के, तो वो यूनिक सॉल्यूशन कंटेन कर रही होंगी। अब स्टूडेंट्स देखें मैंने आपके लिए सिस्टम जो है
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कर देता हूँ, चले इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कंसिस्टेंट सिस्टम के जो दो केसेस थे कि वो वन सोल्यूशन कंटेन कर रहे हैं, वन सोल्यूशन कंटेन कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स ये केस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ एक कंक्लूजन निकाल रहे होंगे आप लोग कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं मैं अगर A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1, A2 B1, that implies A1 B2 minus A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये देखें स्टूडेंट्स, इससे एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कंक्लूजन मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ। तो इस से क्या कंक्लूजन निकलेगा वो मैं अभी आपको देता हूँ। पहले मैं आपके लिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बता देता हूँ। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपके लिए। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये चीज़ कब देखने के लिए मिलेगी आपको? देखें, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो solution, नो solution, तो ये केस स्टूडेंट्स कब मिलेगा? जैसे इक्वेशंस तो इस प्रकार की होंगी, A1 x प्लस B1 y इक्वल टू C1, A2 x प्लस B2 y इक्वल टू C2। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, इस के लिए मैं इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो देखें स्टूडेंट्स, ये लाइन मैंने स्टूडेंट्स ड्रॉ की, ये ड्रॉ की। इस लाइन को मैंने बोल दिया A1x प्लस B1 y इक्वल टू C1। एक स्टूडेंट्स लाइन मैं ये ड्रॉ कर दूं और ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप पैरेलल है लाइन, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो कोई भी सलूशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये केस इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। ये कब देखने के लिए मिलेगा? अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट टर्म है इनका रेशियो इसके इक्वल ना हो, तो ये केस देखने के लिए मिलता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो मैंने ये केस दिखाया इसको लेकर के कंसिस्टेंट सिस्टम में दिखा रहा हूँ अलग से। देखें,
consistent system of equations when there is unique solution। तो स्टूडेंट्स देखें, यूनिक सोल्यूशन के लिए अभी मैंने पीछे आपके लिए दिखाया कि A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या किया गया है, इस A1 B2 माइनस A2 B1 को ही क्या बोल दिया गया है, इसे जो है वो डिटर्मिनेंट बोल दिया गया है। तो अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ। पहले जैसे मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस A1x प्लस B1 बाई इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2 बाई इक्वल टू C2 लिया। तो स्टूडेंट्स मैं इसकी मैट्रिक्स बना सकता हूँ, A1 B1 A2 B2 और x बाई इक्वल टू C1 C2। यहाँ मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस के लिए इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया गया। तो मैट्रिक्स की जब फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पॉसिबल है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखा जा, क्यों लिख दिया गया स्टूडेंट्स, देखो मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। A1 की x से मल्टीप्लिकेशन की, तो A1x प्लस B1 की बाई से मल्टीप्लिकेशन की, B1 बाई, जैसा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पता होगा कि रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम से की जाती है। तो इस रो में A1 और B1 है जिनकी मल्टीप्लिकेशन x और बाई से करेंगे। A1 की मल्टीप्लिकेशन x से करेंगे, B1 की मल्टीप्लिकेशन बाई से करेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट रो ले लेंगे, A2 की मल्टीप्लिकेशन है x से करेंगे, B2 की मल्टीप्लिकेशन बाई से करेंगे। और ये स्टूडेंट्स तो देखें, दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स आ गई, इक्वल तभी होंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एलिमेंट C1 के इक्वल होगा। तो देखें A1x प्लस B1 बाई इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2 बाई इक्वल टू C2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो इक्वेशंस थी उनके लिए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब स्टूडेंट से देखें कि ये जो आया A1 B2 माइनस A2 B1, इतने के लिए जो इज नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक सोल्यूशन देगा। तो इसके लिए हमने क्या कह दिया, डिटर्मिनेंट कह दिया। तो देखें A1 B2 हियर, कौन सा A1 B2 माइनस A2 B1, ये वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर अ यूनिक सोल्यूशन। तो A1 B2 माइनस A2 B1 is called determinant। ये डिटर्मिनेंट कहलाया स्टूडेंट्स A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस डिटर्मिनेंट को जो है
वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट तो देखें स्टूडेंट्स क्या वे निकाला गया। तो इसी वर्टिकल लाइन से अगर स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए वर्टिकल लाइन से डिनोट किया गया A1 A2 B1 B2। ये किसके लिए लिखा गया, ये लिखा गया A1, इसके लिए लिखा गया A1 B2 माइनस A2 B1। और ये चीज़ कैसे आई स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप अगर किसकी मल्टीप्लिकेशन करें A1 B2 की, ये मल्टीप्लिकेशन करें पहले और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स देखें आप मल्टीप्लिकेशन कर दें किसकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें बाद में करें। तो बाद वाले को मैं 2 लाइन के साथ एरो बना करके दिखा दे रहा हूँ, इसे बाद में करें। तो देखो A1 B2 ये आया माइनस A2 B1 ये आया स्टूडेंट्स। तो इस डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या है, ये है स्टूडेंट्स, इसके लिए डिटर्मिनेंट कहा। तो मैं समझता हूँ क्या हो गया होगा आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिटर्मिनेंट का क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके की इक्वेशंस को लेकर के भी क्या कर सकते हैं, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू मैंने कह दिया D1 A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3। इससे स्टूडेंट्स एक क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स की तरीके से शो करते हैं। इसके लिए A2 B2 C2 A3 B3 C3 X Y Z और ये स्टूडेंट्स D1 D2 D3। तो स्टूडेंट्स देखें जब मैंने इस सिस्टम के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये जो मैट्रिक्स आई उसी से ही मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म की इस तरीके की, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फॉर्म की मैंने इस तरीके की। तो मैं यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करूँगा और वो डिटर्मिनेंट किस तरीके की बनेगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट आ गई। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये जो हमारे पास में डिटर्मिनेंट बन करके आई, ये 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट आई और यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट आई। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट में जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनके लिए रोज़ और वर्टिकल लाइंस के लिए कॉलम बोला गया है। तो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे 3 रोज़ और 3 कॉलम है और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे फर्स्ट रो
सेकंड रो, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो कितनी रो है? 2 रो हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, स्टूडेंट देख रहे हैं कॉलम भी 2 हैं, तो जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स डिटर्मिनेंट के केस में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस के लिए, और जो है वो, ताकि मैं आपसे मोटिवेशन प्राप्त करके और वीडियोस बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने स्टूडेंट्स ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके सामने शो की, और उससे मैंने आपके लिए ये बताया कि इसके लिए मैट्रिक्स में किस तरीके से शो कर सकते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का सलूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, मैं एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेकर के आपके लिए क्या दिखा रहा हूँ, एक फार्मूला बना करके दिखा रहा हूँ। तो देखें किस तरीके से वो सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है मैंने लिया। देखिए स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड ले लेता हूँ और ये थर्ड ले ली। अब स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है वो x, y और z की वैल्यू निकाल करके देख रहा हूँ। तो देखें, टेकिंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, applying क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स देखें, इस मेथड से क्या करते हैं, x, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये मेथड, माइनस y इक्वल टू z। तो मैंने जब x के लिए लूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x के लिए क्या कर लिया, कवर कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे b2c3 माइनस फॉर्मूले में है b3c2। अब स्टूडेंट्स, इस y को कवर कर लेते हैं, ये c3 है स्टूडेंट्स, माइनस a3c2। अब z को कवर कर लेते हैं, a2b3 माइनस a3b2। यहाँ स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने k एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? k एज्यूम कर लिया मैंने।
देखिए तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें इसे और इसे लेकर के, तो x इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा देखते हैं, इक्वल टू के, यहाँ पर मुझे पता चला है x की वैल्यू आएगी मेरे पास के B2C3 माइनस B3C2। सिमिलरली स्टूडेंट्स किसके लिए ले लें, इसके लिए और इसके लिए ले लें, माइनस बाई अपॉन A2C3 माइनस A3C2 इक्वल टू के लिया, तो स्टूडेंट्स माइनस बाई इक्वल टू के A2C3 माइनस A3C2, बाई इक्वल टू माइनस का साइन राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, A2C3 माइनस A3C2, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स z की वैल्यू के लिए देखते हैं, इसे और इसे इक्वल ले लेते हैं, तो z अपॉन A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू के ले लिया, इससे z की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास में आ गई k इंटू A2B3 माइनस A3B2, ये आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यूज़ करेक्ट हैं तो ये जो इक्वेशन हमारे पास में थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगी। तो इस थर्ड इक्वेशन में x के स्थान पर ये जो x की वैल्यू आई है, y के स्थान पर ये y की वैल्यू जो आई है, y की वैल्यू जो आई है, और z के स्थान पर स्टूडेंट्स ये जो z है, इस z के स्थान पर ये जो z की वैल्यू आई है, ये जो z की वैल्यू आई है वो पुट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, तो A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z इक्वल टू 0 है ये। तो देखें पुटिंग the above values of x, y and z in इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने ये लिख दी। अब यहाँ पर पुट करके दिखा देना हूँ, A1 x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, k इंटू B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है माइनस, तो देखें स्टूडेंट्स माइनस k A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस A3C2, ये y की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं प्लस C1 z, और z की वैल्यू क्या है, ये है स्टूडेंट्स के A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0 आ गया है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इक्वल टू 0 दिया है, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कर ले रहा हूँ मैं, A1 के B2 माइनस B2C3 माइनस B3C2 प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गई, B1 के A2C3 माइनस A3A2 प्लस C1 के A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0 आ गया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से k कॉमन ले रहा हूँ, k कॉमन ले लिया, A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 माइनस यहाँ B1 बचा,
के कॉमन आ गया है, A2C3 माइनस A3। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, यहाँ कुछ मिस्टेक नज़र आ रहा है मेरे लिए। इसमें y की वैल्यू में B3C2 है, यहाँ पर A3C2 है, तो A3C2 उतारा जाएगा, A3C2 y की वैल्यू में, ये C2 है स्टूडेंट्स, ये C2, तो C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें, दो चीज़ों के प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसमें आपको पता है कि एक चीज़ एटलीस्ट ज़रूर भी ही 0 होगी। तो K सिंस K इज़ नॉट इक्वल टू 0, K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तभी अगर K की वैल्यू 0 हो जाएगी तो X की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, Y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, Z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स K 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर जब K 0 नहीं है तो क्या हुआ, ये रिमेनिंग जो पार्ट है वो 0 होगा। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3, ये वाली बचा हुआ पार्ट लिख दे रहा हूँ, A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने अभी आपके लिए यहाँ डिटर्मिनेंट बना करके दिखाई थी साइमल्टेनियस इक्वेशन की। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन की A1 B1 C1 लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट में, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और स्टूडेंट्स देखें, ये इस पार्ट के लिए मैंने डिटर्मिनेंट कहा और ये डिटर्मिनेंट को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दिखा रहा हूँ मैं कि इसको इस तरीके से कैसे लिखा गया। देखें स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट लिया A1 और इस एलिमेंट को लिया गया है। स्टूडेंट्स देखें, B2 C3 माइनस B3 C2, ये स्टूडेंट्स ले लिया, प्लस अब यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस लिया जाता है डिटर्मिनेंट के केस में, माइनस B1, और इसे कवर कर लें, तो देखो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 को लेते हैं और C1 से ये कवर कर लें और ये, तो A2 B3 माइनस A3 B2 ये। तो देखें स्टूडेंट्स, यही मेरे पास में A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें, इसे इस तरीके से लिख करके भी दिखाया जा सकता है। इसे कवर कर लिया और इसे कवर कर लिया, तो ये आया B2 C2 B3 C3, और यहाँ स्टूडेंट्स प्लस लगा करके B1 और ये -1 की पावर, ये माइनस आया यहाँ पर, तो इस माइनस को किस तरीके से बनाएं कि देखें, फर्स्ट रो ये B1 किस में पढ़ रहा है, फर्स्ट रो में पढ़ रहा है और सेकंड कॉलम में पढ़ रहा है, 1 + 2, और क्या कर दिया गया,
ये जो लिखा गया वो कैसे लिखा गया स्टूडेंट्स, देखो इसे कवर किया गया और इसे कवर किया गया। तो इससे 2/2 की एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, A2 C2 A3 C3 प्लस यहाँ स्टूडेंट्स ले रहा हूँ C1 और देखिए -1 की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में ये फर्स्ट रो में पड़ रहा है ये एलिमेंट और थर्ड कॉलम आ रहा है, तो 1 + 3 और स्टूडेंट्स यहाँ देखें इसे कवर कर लूँ और इसे कवर कर लूँ तो A2 B2 A2 B2 A3 A3 B3 इसे कवर कर लिया स्टूडेंट्स। C1 जिस कॉलम में पढ़ रहा है और C1 जिस रो में पढ़ रहा है उसे कवर करके A2 B2 A2 B2 A3 B3 और यहाँ स्टूडेंट्स इसके लिए लिखा जा सकता है -1 की पावर होल पावर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही ये एलिमेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस वाले पार्ट के लिए किसे, इस वाले पार्ट के लिए जो है वो कोफैक्टर नाम दिया गया। इस वाले पार्ट के लिए स्टूडेंट्स कोफैक्टर कहा गया। ये किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में, A1 के साथ में, तो इसको कोफैक्टर कहा गया। ये एलिमेंट वैसे स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में इसके लिए नाम दिया गया था A11, तो ये C11 का कोफैक्टर है। इसके लिए ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है तो C12, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है स्टूडेंट, सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वजह से इसके लिए C12 कोफैक्टर कहा गया। और इसके लिए स्टूडेंट सेकंड देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के लिए जो ये पार्ट आया, इसके लिए स्टूडेंट्स C13 कोफैक्टर कहा गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको इस मेथड से ये भी बता दिया कि कोफैक्टर जो है A1 C11 प्लस B1 C12 प्लस C1 C13, तो ये स्टूडेंट्स कोफैक्टर ये कोफैक्टर इस एलिमेंट्स के लिए, ये कोफैक्टर इस एलिमेंट के लिए, ये वाला कोफैक्टर C11 जो है वो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है, C12 B1 के लिए है कोफैक्टर और C13 इस C1 एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने कोफैक्टर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया और सिर्फ ये जो डिटर्मिनेंट लिखी गई है इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स माइनर कहा गया। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसके लिए M11 माइनर कहा गया। सिर्फ इस पार्ट डिटर्मिनेंट के लिए माइनर कहा गया M12 और सिर्फ इस डिटर्मिनेंट के लिए M13 माइनर कहा गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैं समझता हूँ आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसी बुक में भी नहीं गिवन है कि ये फार्मूला डिटर्मिनेंट के लिए बना तो बना कैसे। ये मैंने आपके लिए देखिए ये मैंने सलूशन लेकर के आया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए और उसका मैंने डिटर्मिनेंट बना करके दिखाया इस होमोजेनियस इक्वेशन से। ये मैंने आपके लिए डिटर्मिनेंट बना करके दिखाया और इस डिटर्मिनेंट का सलूशन यही है और इससे फिर मैंने आपको कोफैक्टर्स माइनर्स सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।